हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में हमने न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, ज़रूर देखिए। आज हम रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया पढ़ेंगे और रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, ये देखिए रेस्पिरेशन काफ़ी डिफरेंट टाइप्स का है बैक्टीरियाज में। जैसे फर्स्ट है आपका ऑब्लिगेट एरोब। ऑब्लिगेट एरोब ग्रो स्ट्रिक्टली इन एरोबिक मीडियम। वो बैक्टीरियाज जो केवल एरोबिक मीडियम में मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रो कर सकते हैं। अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब नेसेसरी, अगर उन्हें वो चीज़ नहीं मिली तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल है आपका एजेटोबैक्टर, बेंजीरिंकिया एंड बैसिलस। दीज आर ऑब्लिगेट एरोब्स। सेकंड है आपका ऑब्लिगेट एनएरोब। ऑब्लिगेट का मतलब अभी बताया ही था कि इम्पॉर्टेंट, ग्रो स्ट्रिक्टली इन एनारोबिक मीडियम। एनारोबिक का मतलब है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंस ना हो। ठीक है, तो ये बैक्टीरियाज वो होते हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं। अगर इन्हें हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाले मीडियम में रख देंगे तो ये मर जाएंगे, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। तो इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब। इनके एग्जाम्पल्स हैं सीडोमोनास, क्लॉस्ट्रीडियम, बोट्युलिनम। दीज आर ऑब्लिगेट एनारोब जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव करते हैं। ठीक है, फैकल्टेटिव एरोब, इसका मतलब है कभी कभी एरोबिक होने वाला। एरो का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करने वाला। मीन्स ये बैक्टीरिया कौन होते हैं, ये बैक्टीरिया एनारोबिक होते हैं मोस्टली। लेकिन अगर इन्हें एरोबिक मीडियम में रख दिया जाए, अगर इन्हें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी अगर हम रख दें तो ये सर्वाइव कर जाएंगे, ये मरेंगे नहीं, इनकी डेथ नहीं होगी। ठीक है, फैकल्टेटिव एरोब में पढ़ लेते हैं क्या है। एनारोब विच कैन स्विच ओवर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। होते तो ये एनारोब हैं, लेकिन अगर इन्हें एरोबिक मीडियम में भी रख दें तो ये रेस्पिरेशन कर लेंगे और सर्वाइव कर जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है आपका फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जितने भी आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे वो सारे कैसे होंगे, फैकल्टेटिव एरोब। मीन्स एनारोबिक होंगे, लेकिन अगर आप उन्हें एरोबिक कंडीशंस में भी रख दोगे तो वो सर्वाइव कर जाएंगे। लास्ट टाइप है आपका फैकल्टेटिव एनारोब। फैकल्टेटिव एनारोब क्या होता है, जो एरोबिक हो लेकिन कभी कभी एनारोबिक कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाए। एरोब विच कैन स्विच ओवर एनारोबिक रेस्पिरेशंस। मीन्स वो बैक्टीरिया जो होते तो एरोबिक हैं, मीन्स रहते तो ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करते हैं, लेकिन बाय चांस अगर ऐसी क्रिटिकल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाएँ कि उन्हें ऑक्सीजन ना मिल पाए, ऑक्सीजन कहीं से ना अवेलेबल हो पाए उनके लिए, तो फिर वो एनारोबिक एनवायरनमेंट में भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं फैकल्टेटिव एनारोब। एग्जाम्पल है आपका शाइगेला। ठीक है, ये क्या है, फैकल्टेटिव एनारोब है। ठीक है, ये था आपका रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। आपको अच्छे से चारों क्लियर हो गए होंगे इसमें पॉइंट्स। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन आपका 2 टाइप्स का होता है, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में आपके में क्या होता है, 2 पार्टनर्स की ज़रूरत नहीं होती, गैमेट्स का ट्रांसफ़र नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है, एसेक्सुअल टाइप। और जहाँ पे 2 पार्टनर्स की ज़रूरत हो वहाँ पे कौन सा रिप्रोडक्शन आता है, सेक्सुअल। तो सबसे पहले एसेक्सुअल के टाइप्स देखते हैं। एसेक्सुअल में 2 टाइप्स हैं, बाइनरी फिजन एंड बाय एंडोस्पोर। सबसे पहले देखते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में फर्स्ट पॉइंट है कॉमन मेथड ऑफ बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन। बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन का, ग्रोथ का, या फिर कहना चाहिए रिप्रोडक्शन का, इनकी जनरेशन को प्रोड्यूस करने का सबसे कॉमन मेथड कौन सा है, बाइनरी फिजन। ठीक है, इसमें क्या होता है, अकर इन फेवरेबल कंडीशंस। जब बैक्टीरियाज के पास फेवरेबल कंडीशंस होंगी तभी उनमें क्या होगा, बाइनरी फिजन होगा। फेवरेबल कंडीशंस में आता है आपका एयर प्रेजेंस है, वाटर प्रेजेंस है और फूड प्रेजेंस है, इन्हें हम कहते हैं फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका न्यूक्लियोइड एंड मीजोसोम रेप्लिकेट। इन बैक्टीरियाज में क्या होता है, बाइनरी फिजन में न्यूक्लियोइड और मीजोसोम रेप्लिकेट हो जाता है, मतलब कॉपी बन जाती है इन दोनों चीज़ों की, और फिर वो 1 से 2 हो जाते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और दोनों पार्ट्स अपना अपना एक नए बैक्टीरिया के फॉर्म में सर्वाइव करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अकर इन एवरी 20 मिनट्स। अगर आप किसी बैक्टीरिया में देखें तो हर 20 मिनट में ये वाला प्रोसेस होता रहता है। मीन्स बाइनरी फिजन
अगर आप बैक्टीरियाज में देखें तो नॉर्मली चलता ही रहता है हर 20 मिनट्स के बाद, मीन्स 20 मिनट्स में 2, नेक्स्ट 20 मिनट्स में 2, इस तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ये था बाइनरी फिजन। नेक्स्ट देखते हैं बाय एंडोस्पोर। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है अकर इन अनफेवरेबल कंडीशंस। एंडोस्पोर्स के थ्रू जब रिप्रोडक्शन करेगा बैक्टीरिया तो कंडीशंस कैसी होंगी, अनफेवरेबल होंगी। मीन्स या तो उसके पास फूड नहीं है, या तो वाटर नहीं है, या फिर कह सकते हैं एयर नहीं है, या फिर हो सकता है कि उसके पास ये तीनों ही कंडीशंस नहीं है, ना फूड है, ना एयर है, ना वाटर है। तो ये वाली कंडीशंस कैसी होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। तो इसी में अगर रिप्रोडक्शन करना है तो वो किसके थ्रू करेगा, एंडोस्पोर के थ्रू करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दे आर थिक वॉल्ड डिहाइड्रेटेड स्पोर्स। ये कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड, बहुत मोटी वॉल पाई जाती है इनके ऊपर, ताकि जितनी भी गर्मी है, जितनी भी अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, ये सारी उन्हें टॉलरेट कर सकें। डिहाइड्रेटेड होते हैं, वाटर नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जनरली सिंगल एंडोस्पर्म फॉर्म इन अ बैक्टीरियल सेल। जो नॉर्मली हम देखते हैं मोस्टली बैक्टीरियाज में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया में केवल एक ही एंडोस्पर्म बनता है, लेकिन अगर हम बेसिलस पॉलीस्पोरा की बात करें, किसकी, बेसिलस पॉलीस्पोरा की, तो इसमें एक ही सिंगल बैक्टीरियल सेल में 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है कि सभी बैक्टीरियाज में तो एक ही एंडोस्पोर बनेगा, लेकिन बेसिलस पॉलीस्पोरा में 4 स्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एंडोस्पोर्स आर हाईली रेजिस्टेंस टू डेसिकेशन, टेम्परेचर एंड केमिकल्स। ये जो एंडोस्पोर होता है इसके ऊपर क्योंकि थिक वॉल होती है, थिक कवरिंग होती है, इसलिए ये हाईली रेजिस्टेंट होता है। मींस इस पे ना तो डेसिकेशन का कोई इजीली फ़र्क पड़ता है, ना ही टेम्परेचर का, और ना ही केमिकल्स का। ठीक है, तो ये सारी इन तीनों ही कंडीशन से बैक्टीरिया का प्रोटेक्शन करता है, डेसिकेशन से भी, टेम्परेचर से भी और केमिकल से भी। इन सभी से उसे क्या रखेगा, सेफ रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर मेनली अ मीन्स ऑफ पैरिनेशन और डिस्पर्जल मेथड। मतलब क्या है इसका, मतलब है कि जो एंडोस्पोर्स है, एंडोस्पोर्स के थ्रू जो हो रहा है वो एक पैरिनेशन का और डिस्पर्सल का मेथड है। मीन्स एक प्रोटेक्शन का मेथड है, एक सर्वाइवल का मेथड है, ये कोई रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नोन एज रिप्रोडक्शन ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। इसे हम रिप्रोडक्शन क्यों कह रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, जर्म प्लाज्म का कंजर्वेशन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये कोई भी रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है। अगर आप बाय एंडोस्पोर देखते हैं तो ये कोई रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है, लेकिन क्योंकि सिर्फ इसमें जर्म प्लाज्म का कंजर्वेशन होता है, इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं, रिप्रोडक्शन का मेथड कह देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये आपको। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पैरासेक्सुअल जीन रिकॉम्बिनेशन। इसी को हम और क्या कहते हैं, पैरासेक्सुअल जीन रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। फर्स्ट है बाय कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन में फर्स्ट मेथड है F पॉजिटिव एंड F नेगेटिव मेथड। यहाँ पे F पॉजिटिव से हम मेल को डिनोट कर रहे हैं और F नेगेटिव से फीमेल को डिनोट कर रहे हैं, और ये वाला मेथड क्या कहलाता है, स्टेराइल मेल मेथड। ठीक है, इसमें ये कैसा मेथड है, स्टेराइल मेल मेथड है। स्टेराइल का आप मतलब समझते हैं, स्टेराइल का मतलब होता है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, उसे हम कहते हैं स्टेराइल। ठीक, आगे देखिए इसमें डायग्राम के थ्रू सारा कुछ समझाया हुआ है। तो आप फर्स्ट डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा है, ये F पॉजिटिव मेल या डोनर की सेल है। ठीक है, इसमें एक तो है आपका सर्कुलर DNA, ब्लैक कलर से जो बना हुआ है वो सर्कुलर DNA है। नेक्स्ट रेड कलर से जिसे आप देखेंगे वो सेक्स प्लाज्मिड या F प्लाज्मिड है। आप ध्यान करिए, जब हमने प्लाज्मिड्स पढ़े थे तो हमने वहाँ पे टाइप ऑफ प्लाज्मिड्स पढ़े थे, तब हमने इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये सेक्स प्लाज्मिड या F प्लाज्मिड है। फिर इसी का रेप्लिकेशन होकर एक और प्लाज्मिड तैयार होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट डायग्राम। सेकंड डायग्राम में हमने F नेगेटिव फीमेल या रिसिपिएंट के सेल को दिखाया है, जिसमें केवल एक बैक्टीरियल DNA है। नीचे देखिए, यहाँ पे इन दोनों, जब ये दोनों पास आए तो इन दोनों के बीच एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी, इसी को हम कॉन्जुगेशन ब्रिज भी कह सकते हैं। ये एक तरीके से सेक्स पाइलस है। जब हमने टाइप ऑफ पिलाई पढ़ा था, जब हमने पिलाई वाला टॉपिक पढ़ा था, तब हमने टाइप ऑफ पिलाई पढ़े थे, और उनमें से एक पिलाई थी जिसे हम सेक्स पिलाई कह रहे थे, ये वही पिलाई है। ठीक है, ये कॉपुलेटरी सेक्स ऑर्गन के फॉर्म में फंक्शन करती है। तो ये
कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई। नेक्स्ट डायग्राम देखिए, तो ये जो नेक्स्ट सेक्स प्लाज्मिड का जो रेप्लिकेट होकर प्लाज्मिड बना था ऑरेंज कलर वाला, ये आपकी फीमेल सेल में या रिसिपिएंट सेल में पहुंच गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लाज्मिड का ट्रांसफ़र हो गया, जीन्स का ट्रांसफ़र हो गया, तो ये हो गया एक रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसी को हम मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्जुगेशन मेथड भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुली ये कॉन्जुगेशन मेथड पाया जाता है बैक्टीरियाज में। ठीक है, इजीली हो जाता है। नेक्स्ट है आपका HFR और F नेगेटिव मेथड। HFR हमने यहाँ मेल सेल को कह दिया है और F नेगेटिव फीमेल ही रहेगी। ठीक है, F नेगेटिव से हम फीमेल सेल्स को डिनोट कर रहे हैं। ये है फर्टाइल मेल मेथड। यहाँ पे मेल कैसा है, फर्टाइल है, मीन्स वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। व्हेन प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरियल सेल अटैच विद DNA इट इज़ नोन एज एपिसोम। जब बैक्टीरियल सेल का प्लाज्मिड उसके DNA से अटैच हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, एपिसोम कहते हैं। एंड सेल इज़ नोन एज हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल। ठीक है, और हम सेल को क्या कहेंगे, उस सेल में जिसमें एपिसोम पाया जाएगा उस सेल को हम कहेंगे हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल। इसीलिए हमने ऊपर हेडिंग में लिखा है HFR। HFR का मतलब ही है हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, अब साइड में डायग्राम देखिए, साइड में HFR सेल का डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आपको DNA दिखाई दे रहा है और उसका जो सेल का प्लाज्मिड है वो DNA से अटैच हो गया है, इसीलिए हमने उसे क्या कहा है, एपिसोम कहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ड्यू टू अटैच विथ बैक्टीरियल DNA प्लाज्मिड कैन नॉट सेल्फ रेप्लिकेट। क्योंकि ये जो प्लाज्मिड है सेल का वो आकर DNA से अटैच हो गया है, बैक्टीरियल DNA से, इसलिए ये सेल्फ रेप्लिकेशन नहीं कर सकता, मीन्स अकेले रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। अब जैसे पहले ये अकेले अकेले रेप्लिकेशन कर सकता है, जैसे आपने ऊपर वाले अभी मेथड में देखा कि उसका जो सेक्स प्लाज्मिड था उसने रेप्लिकेशन करके दूसरा प्लाज्मिड बना दिया, लेकिन यहाँ पे ये प्लाज्मिड ऐसा नहीं कर सकता। सो इट ओपन्स विथ बैक्टीरियल DNA। इसलिए क्या होता है यहाँ पे, ये दोनों DNA भी और एपिसोम भी ओपन हो जाते हैं जब भी इनका ट्रांसफ़र होना होता है या रिप्रोडक्शन के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म ओनली फॉर 1 और 2 मिनट। यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी वो बहुत कम टाइम के लिए बनती है, 1 या 2 मिनट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। ये किस टाइप का कॉन्जुगेशन है, मोस्ट रिकॉम्बिनेंट, मीन्स इससे जो सेल्स बनेंगी वो रिकॉम्बिनेंट सेल्स बनेंगी। आगे देखिए, यहाँ पे रिप्रोडक्शन को जो ये मेथड है कॉन्जुगेशन है उसे हमने डायग्राम से शो कर रखा है। फर्स्ट में देखिए मेल सेल है, F पॉजिटिव भी कह सकते हैं उसे। सेकंड में F नेगेटिव या फीमेल सेल है, उसके अंदर एक DNA है और F सेल के अंदर मीन्स मेल के अंदर एक DNA है और एक एपिसोम है। नेक्स्ट डायग्राम में आप देखेंगे तो ये जो मेल सेल के अंदर DNA और एपिसोम था वो दोनों ओपन हो गए और ओपन होकर आपको ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, ब्लैक कलर में आपका बैक्टीरियल DNA और पिंक कलर का एपिसोम है। बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई फीमेल सेल और मेल सेल के बीच में। नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, जैसे ये जो आपका DNA और एपिसोम ओपन हुए थे वो धीरे धीरे करके जो DNA है वो फीमेल सेल में एंटर कर जाता है। ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेशन ट्यूब 1 और 2 मिनट्स के लिए ही बनती है, इसलिए बस थोड़े से जीन्स कहना चाहिए या थोड़ा सा DNA का पार्ट ही फीमेल सेल में रह पाता है और बाकी सारा मेल सेल में रह जाता है, क्योंकि जल्दी से कॉन्जुगेशन ट्यूब क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, HFR सेल और मेल सेल का DNA और एपिसोम ओपन है अभी भी, लेकिन फीमेल सेल में क्या हुआ, जीन्स ऑफ HFR सेल आ गए। ठीक है, इसी को हम मीरोजाइगोट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट डायग्राम में क्या है, ये जो जीन्स ऑफ HFR सेल थे या जिन्हें हम मीरोजाइगोट कह रहे थे वो आकर फीमेल सेल के DNA से अटैच हो गए। इसी को हम रिकॉम्बिनेंट सेल भी कह सकते हैं, या फिर इस DNA को हम रिकॉम्बिनेंट DNA और इस सेल को हम रिकॉम्बिनेंट सेल कहेंगे। ठीक है, तो ये था सेकंड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। इसमें पॉइंट दिया हुआ है ओनली 1 और 2 जीन ट्रांसफर इन 1 और 2 मिनट्स, क्योंकि कॉन्जुगेशन ट्यूब केवल 1 या 2 मिनट के लिए बन रही है, इसीलिए इसमें क्या होता है 1 या 2 जीन्स ही ट्रांसफ़र हो पाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।